टू डी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो पेपर फर्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का, तो उसकी जो यूनिट थर्ड है उसकी क्लासें हमारी चल रही हैं। अभी हमने पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर कर ली है रिवीजन के तौर पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगा के। तो अभी हमारी पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड चल रही है जिसमें आपका रिवीजन क्लास है, एमसीक्यू बेस्ड ही क्लास रहने वाली है आपकी। तो इसमें हमने 2 क्लासें ऑलरेडी कवर कर ली है, ये आपकी 3rd नंबर की क्लास है। तो अगर आपने 2 क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए एचआरएम की, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एचआरएम की। तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ऑलरेडी जो 2 क्लासें अवेलेबल है वो मिल जाएंगी। और अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपको जो अपकमिंग जो क्लासें हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए और पहले पेपर की जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है उनकी भी आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाए। तो करीब हमारे 6000 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम 1000 मतलब करीब 1500 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और क्लासें हमारी चल रही है, रेगुलर क्लासें हैं हमारी। तो चलो देखते हैं आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचआरएम सब्जेक्ट के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले। और जो भी क्लासें हमारी आ रही है वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एमसीक्यू क्लासें चल रही है हमारी जिसके जिन क्लासों से आप अपना रिवीजन देख सकते हो कि रिवीजन कर सकते हो या फिर क्वेश्चन देख सकते हो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि OCTAPAC इसकी जो इससे क्या अभिप्राय है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में बताना है कि OCTAPAC का जो फुल फॉर्म है, एक्चुअल में आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म बी ऑप्शन होगा आपका सही। ओपननेस, ठीक है, ओपननेस, कॉन्फ्रेंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी और प्रोएक्शन एंड कोलैबोरेशन आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार विश्लेषण की तकनीक किसने विकसित की थी। जो व्यवहार विश्लेषण जो तकनीक है वो किसने विकसित की थी, तो वो आपकी एडम स्मिथ ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन नियोजन की पूर्वानुमान जो विधि है निम्नलिखित में से कौन सी वो नहीं है। यहाँ पे आपको मानव संसाधन नियोजन की जो पूर्वानुमान विधि है वो दे रखी है और एक इनमें ऐसी है जो पूर्वानुमान विधि नहीं है। तो यहाँ पे प्रबंधकीय अनुमान है और प्रबंधकीय ग्रिड भी है और कार्य अध्ययन तकनीकी भी है, लेकिन आपकी जो सांख्यिकीय तकनीक है ये मानव संसाधन नियोजन की जो पूर्वानुमान विधि है उनमें ये शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफिंग की निम्नलिखित विधियों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको जो स्टाफिंग की जो विधियां हैं उनको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी विधि कहाँ आएगी। तो सबसे पहले आपकी आएगी सेविवर्गीय विशेषताएं तैयार करना। तो सबसे पहले आपका 2 नंबर आएगा। फिर आपकी आएगी कर्मचारियों की पूर्ति के स्रोतों का निर्धारण करना, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगी। फिर आएगा आपके पास में कर्मचारियों की विशेषताओं का निर्धारण करना, ये 3rd नंबर पे आ जाएगी। और 4th नंबर पे कर्मचारियों का चयन करना, तो 4th नंबर पे ये आएगी। तो 2 3 2 1 और आपका हो जाएगा 4 और 3। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे प्रशिक्षण किसे कहते हैं। तो प्रशिक्षण कहते हैं, तो प्रशिक्षण किसको कहते हैं, तो प्रशिक्षण एक विशिष्ट कार्य करने में ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना ही आपका क्या है, प्रशिक्षण है। कि विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो ज्ञान और कौशल में जो वृद्धि होती है, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल में जो इंप्रूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि होती है, उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण और विकास में मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो बताना है आपको कि ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इसका अंतर हो जाएगा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विशिष्ट कौशल में वृद्धि करना है, जबकि विकास का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। प्रशिक्षण क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हमें ये कार्य पूरा करना है, तो इस कार्य को किस प्रकार से करना है वो ट्रेनिंग देना। मतलब कर्मचारी अगर संस्था में आते हैं तो उनको बताना कि इस कार्य को इस प्रकार से करना है, उनको ट्रेन करना उस कार्य के लिए कि ये कार्य आपको अभी करना है तो इसको इस प्रकार से करना है, तो वो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, भविष्य के लिए होता है, आपकी जो लंबे चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से इनका अंतर आप बता सकते हैं। फिर है प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन की गति की जो तीव्रता है इसको देखते हुए प्रशिक्षण की जो तीव्रता है और प्रशिक्षण की जो जागरूकता की जो तीव्रता है वो बढ़ी है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो ट्रेनिंग है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो कार्य कौशल में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण की आवश्यकता की जानकारी के स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्रोत दे रखे हैं और एक स्रोत ऐसा है जो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता की जो जानकारी है इसका स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी निष्पादन मूल्यांकन है, कर्मचारी आवर्तन है और आपका कर्मचारी परिवेदना है, लेकिन जो कार्य कर्मचारी अभिलेखन ये आपका इनमें से अलग है।
तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है परिचालन कर्मचारियों के श्रेष्ठ प्रशिक्षण की विधि है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे, परिचालन कर्मचारियों के लिए श्रेष्ठ प्रशिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो कार्य पर प्रशिक्षण है ये आपकी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्य पर प्रशिक्षण विधि उपयोगी है क्योंकि। तो कार्य पर जो प्रशिक्षण विधि है वो क्यों उपयोगी है, क्योंकि जो कार्य पर प्रशिक्षण दिया था इसमें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहार को लागू करने का अवसर मिलता है कि आपको वहीं पे सिद्धांत बताए जा रहे हैं अगर कार्य पर आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और वहीं आपको उस चीज़ को अप्लाई करना है, व्यवहार में उसको लागू करना है, तो यह विधि आपके लिए उपयोगी है। फिर है कार्य पर प्रशिक्षण विधि का जो दोष है, दोष बताना है आपको, कार्य पर प्रशिक्षण विधि का दोष क्या है। तो इसमें जो पर्यवेक्षण प्रशिक्षक की नहीं होता, क्योंकि आपके साथ में जो कार्य कर रहे होते हैं वही आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं, या फिर आपसे जो अपलाइन है आपके जो संचालक प्रबंधक है वही आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। कोई स्पेशल आपकी जो आपकी जो नॉलेज है, जो आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है उससे संबंधित आपको कोई स्पेशल आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, ठीक है। इसमें कार्य पर प्रशिक्षण तभी उपयुक्त है जब, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है इसमें पूछा कि कार्य पर प्रशिक्षण तभी उपयुक्त है जब कार्य को तुरंत सिखाकर कर्मचारियों को कार्य पर लगाना हो। तो ए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की आवश्यकता का संबंध है। तो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है उसका संबंध आपकी चयन एवं पदोन्नति नीति से लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकोष्ठ विद्यालय प्रशिक्षण में क्या होता है। प्रकोष्ठ विद्यालय जो प्रशिक्षण है इसमें आपके जो मॉडल मशीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। अंतर व्यक्तिगत कौशल का विकास हेतु उपयोगी ढंग है, तो इसके लिए उपयोगी ढंग आपका संवेदनशीलता प्रशिक्षण है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पादन मूल्यांकन तथा योग्यतांकन में अंतर है। तो इनमें अंतर क्या है, तो इनमें अंतर आपको देखने को मिलेगा कि निष्पादन मूल्यांकन तथा योग्यतांकन में अंतर है कि निष्पादन मूल्यांकन में कार्य पर जोर है, जबकि योग्यतांकन में व्यक्ति पर जोर है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो निष्पादन मूल्यांकन के आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें कर्मचारियों को पदोन्नत करना इसका एक उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्रमांकन में क्या किया जाता है, इसमें युगल तुलना की जाती है, ठीक है। क्रमांकन में आपको क्या किया जाता है, क्रमांकन में क्या किया जाता है, युगल तुलना की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना में क्या किया जाता है, इसमें योग्यता घटकों के आधार पर तुलना की जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। फिर कर्मचारी मूल्यांकन में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो कर्मचारी मूल्यांकन जो है इसमें सर्वाधिक किसका प्रयोग होता है, इसमें रेखीय जो पैमाना विधि है इसका प्रयोग होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जांच सूची विधि में कर्मचारी निष्पादन का मूल्यांकन है। तो जांच सूची विधि में कर्मचारी निष्पादन मूल्यांकन का जो मूल्यांकन है वो आपका सेविवर्गीय विभाग करता है। कौन करता है, सेविवर्गीय विभाग करता है। फिर मूल्यांकन में पक्षपात को कम करने हेतु, तो मूल्यांकन में पक्षपात को कम करने हेतु क्या किया जाता है, तो पक्षपात को कम करने हेतु आपका बलपूर्ण चुनाव विवरण विधि उपयुक्त है इसके लिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के आधार पर निर्णय का औचित्य प्रदर्शित करता है। तो मूल्यांकन के आधार पर निर्णय का जो औचित्य है वो प्रदर्शित किया जाता है आलोचना घटना विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध विधि में, तो उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका जो है विधि में क्या किया जाता है, इसमें प्रबंधक कर्मचारियों को लक्ष्यों में सहायता की जाती है, लक्ष्य निर्धारण में सहायता की जाती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध विधि है इसमें प्रबंध कर्मचारियों के लक्ष्यों को निर्धारण करने में उनकी सहायता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विधि का प्रतिपादन किया था। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो विधि है इसका प्रतिपादन आपका किया गया था। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो इसका प्रतिपादन आपका पीटर एफ ड्रकर द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपका 126 क्वेश्चन है हमारे। फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सार है, तो इसका सार आपका हो जाएगा संयुक्त रूप से लक्ष्य निर्धारण करना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और वेतन में अंतर है। तो मजदूरी और वेतन है, इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा कि मजदूरी कार्य का पारिश्रमिक है जबकि वेतन निश्चित समयानुसार पारिश्रमिक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बिहेवियर साइंटिस्ट कैन हेल्थ बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन से हैं इनके लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक आपके डीसी मिलर इस पुस्तक के लेखक हैं। पर्यवेक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो पर्यवेक्षण को जो स्तर विकास है, तकनीकी क्षमता का विकास है और उत्तरदायित्व निर्वाह भावना का विकास है, इन सभी में इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिक्षु अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो क्या किसी को पता है शिक्षु अधिनियम कब पारित किया गया था, कोई आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको पता हो तो इसका करेक्ट आंसर 1961 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि आवेदन पत्र में शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवन संबंधी जो जानकारी है इस शीर्षक में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेदन पत्र के जीवन संबंधी जानकारी में उल्लेख नहीं होता है, तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं होता। तो इसमें शारीरिक माप का होता है, वैवाहिक स्तर का होता है और निर्भर व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारी होती है, लेकिन जो संस्था के परिचित व्यक्ति का उल्लेख इसमें नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन आप पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेदन पत्र में मुख्य प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। तो आवेदन पत्र है उसमें जो मुख्य प्रश्नों का चुनाव है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, प्रार्थी के उसकी जो श्रेणी वो है, तो इसमें प्रार्थी की कार्य करने की योग्यता एवं अनुभव की जानकारी उसके का चुनाव करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक कौन है। तो इनमें से कौन से आपके इस पुस्तक के इसके लेखक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो एल मिल्स ब्लूम इसके लेखक है। क्वेश्चन जल्दी कराने का पर्पज यही है कि आपके पास में भी बहुत कम समय है, तो मैं चाहती हूँ ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन के तौर पे ही आप इसको यूज़ करें, ठीक है। और क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा वो नहीं है कि हमें इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक साक्षात्कार व रोजगार साक्षात्कार के संबंध में सत्य कथन है। तो आपके प्राथमिक साक्षात्कार व रोजगार साक्षात्कार के संबंध में जो सत्य कथन है कि प्राथमिक साक्षात्कार रोजगार साक्षात्कार से पूर्व किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथन किसका है। तो यहाँ पे कथन दे रखा है कि प्रशिक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्यकुशलता तथा कार्य रुचियों का नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये कथन आपका किसने कहा था। तो ये कथन आपका मिल्टन ब्लूम ने कहा था। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्लास का फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाना। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं। तो इसके लेखक आपके एल थर्मटन हैं। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक कुशाग्र परिवर्तन आमतौर पर कर्मचारियों के चयन के लिए किया जाता है। तो मानसिक कुशाग्र परिवर्तन आमतौर पर कर्मचारियों के चयन के लिए किया जाता है। तो ये सचिव व पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिए किया जाता है, पर्यवेक्षण कर्मचारी के लिए किया जाता है। फिर है अर्धकुशल अथवा ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, प्रशिक्षण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहीं पे बी ऑप्शन हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार क्या है। तो व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार है आपकी प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिति संबंधी परीक्षण में पता लगाया जाता है। तो स्थिति संबंधी जो परीक्षण है इसमें किस चीज़ का पता लगाया जाता है। तो इसमें परिस्थिति विशेष में कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का पता इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो चयन प्रक्रिया का आपको अंतिम चरण बताना है। कौन सा अंतिम चरण है चयन प्रक्रिया का। तो चयन प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसमें अंतिम चरण आपका आता है प्रत्यादेश है। प्रत्यादेश आपका अंतिम चरण होता है चयन प्रक्रिया का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विकसित परीक्षण नहीं है। तो भारत के जो विकसित परीक्षण है वो दे रखे हैं और आपका एक है कि जो विकसित परीक्षण है वो नहीं है। तो भेदयुक्त जो कुशाग्र परीक्षण है ये आपका भारत में विकसित परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे बहुकुशलता श्रृंखला में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की जो परीक्षण प्रणाली है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि भेदयुक्त कुशाग्र परीक्षण और फ्लेनेगन कुशाग्र परीक्षण और SRA प्राथमिक योग्यता परीक्षण, लेकिन ये आपका इंडिया का नहीं है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 और 3 यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इंडिया का नहीं है। बाकी ये दो फ्लेनेगन कुशाग्र परीक्षण और SR प्राथमिक योग्य परीक्षण, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे तीनों सही हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार साक्षात्कार की संख्या है। तो साक्षात्कार की कितनी संख्या है किसके अनुसार, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार। तो साक्षात्कार की जो संख्या है वो 3 है। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। साक्षात्कार का अंतिम चरण होता है। तो साक्षात्कार जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण क्या होता है। तो उसका अंतिम चरण आपका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन आपका अंतिम चरण होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिबल जो साक्षात्कार पद्धति है उसका जो प्रतिपादक है वो आपके प्रोफेसर हॉरेल आपके करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को अपने कार्य पर रहते हुए उसकी सापेक्षिक सेवाओं का जो कंपनी को मिलता है मूल्यांकन ही कर्मचारी मूल्यांकन है। उपयुक्त परिभाषा दी है। तो उपयुक्त परिभाषा आपकी एल्फ्रेड बी व बेट्टी ने दी है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की प्रणाली सर्वप्रथम लागू की थी। तो व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की जो प्रणाली है वो सर्वप्रथम जो लागू की थी वो किसने की थी? तो ये लागू की थी आपकी वाल्टर डी स्टोक ने लागू की थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी का मूल्यांकन कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप व उसके कार्य निष्पादन के अनुसार किया जाता है। ये परिभाषा दी थी। तो ये डेफिनेशन आपकी किसने दी थी? तो ये आपकी स्प्रिंगल, आर.सी. डेविस और वाल्टर डी स्टोक, इनमें से सभी की ये परिभाषा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। निष्पादन मूल्यांकन करता हो सकता है। तो निष्पादन मूल्यांकन करता हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? स्वयं कर्मचारी भी हो सकता है, विभागाध्यक्ष भी हो सकता है और एक प्रबंधक भी मूल्यांकन करता हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मूल्यांकनकर्ता की अभिनति को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है आरेखीय मूल्यांकन मापन जो विधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154 नंबर का, द कस्टम एंटरप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, द कस्टम एप्रेसल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, द कस्टम एप्रेसल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस जो पुस्तक है, इसके लेखक आपके कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं रिचार्ड ए एनिन, इसके करेक्ट आंसर लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय योजना से अंकन करते समय सर्वाधिक लापरवाह व अयोग्य व्यक्ति को दिए गए अंक होंगे। तो कितने अंक होंगे? तो उसके लिए आपके अंक हैं 1.2 आपका अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैन पावर मैनेजमेंट एंड एप्लायमेंट रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो लेखक आपके पूछे हैं कि मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन जो पुस्तक है, इसके लेखक आपके होंगे डेल यूड्रिस का लेखक है। ये ऑप्शन सही है। भारत में मजदूरी को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो मजदूरी को कौन से अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भी परिभाषित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में भी परिभाषित किया गया है और आपकी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में भी इसको परिभाषित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्न भुगतान मजदूरी नहीं है। तो निम्न भुगतान मजदूरी है वो कौन सी नहीं है? तो जो यात्रा भत्ता है ये निम्न भुगतान मजदूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उचित मजदूरी वह है जो कार्य कुशलता अनुसार हो। तो ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्धारक तत्वों में मजदूरी के बारे में कहा गया है। तो मजदूरी के बारे में क्या कहा गया कि निर्वाह मजदूरी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्धारक तत्वों में मजदूरी के बारे में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी। सी ऑप्शन सही है। मजदूरी भुगतान की प्राचीनतम विधि है। तो मजदूरी भुगतान की जो प्राचीनतम विधि है वो आपकी समयानुसार मजदूरी है। ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रमिक संघों द्वारा निम्न मजदूरी विधि का वरीयता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, श्रमिक संघों द्वारा निम्न मजदूरी को वरीयता दी जाती है। तो किसकी वरीयता दी जाती है? वो आपका समयानुसार मजदूरी को वरीयता दी जाती है। ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन के आपको यहाँ पे जांच करनी है कि कौन सा कथन इनमें सत्य है। तो यहाँ पे जो मजदूरी भुगतान की रोमन पद्धति में परिव्याज्य निर्धारण का आधार यहाँ पे वैज्ञानिक है। तो ये आपका कथन सत्य है। बाकी ए, सी और डी आपके कथन गलत हैं। टेलर के विभेदात्मक कार्यानुसार दर योजना में क्या किया जाता है? टेलर की जो विभेदात्मक कार्यानुसार दर योजना में क्या किया जाता है? कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस विधि के अंतर्गत कुशल श्रमिक जो भी है इनको प्रोत्साहन प्राप्त होता है इस विधि में, क्योंकि मजदूरों को श्रमिकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। निम्न योजना में निश्चित समयानुसार मजदूरी की गारंटी है। तो निम्न योजना में मजदूरी जो निश्चित समयानुसार मजदूरी है इसकी गारंटी है कि गेट बोनस योजना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रमिकों की एकता की दृष्टि से उपयुक्त मजदूरी विधि है। तो श्रमिकों की जो एकता की दृष्टि से जो उपयुक्त विधि है वो आपकी समयानुसार मजदूरी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे प्रबंधक को कर्मचारी के प्रति मानव संबंधों की ओर उन्मुख होना नहीं चाहिए। तो उत्पादकता घट सकती है और सरकार हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि कर्मचारी की भौतिक आवश्यकताएं क्या है। तो कर्मचारी की भौतिक आवश्यकताएं आपकी भोजन, आवास और पानी है। गौण आवश्यकता कौन सी है? तो गौण आवश्यकता आपकी स्नेह है। बी ऑप्शन सही है। अहमगत आवश्यकता कौन सी है? तो अहमगत आवश्यकता आपकी उपलब्धि है, कि अगर उपलब्धि प्राप्त हो जाती है किसी व्यक्ति को तो
अहम वहाँ पे आ जाता है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। सिद्धांत एक्स क्या कहता है? तो सिद्धांत एक्स कहता है कि कर्मचारी निर्देशित होना पसंद करते हैं। निर्देशित कैसे होना पसंद करते हैं कि ये नकारात्मक भावना को बताता है कि कर्मचारी कार्य करना नहीं चाहते, कार्य से बचना चाहते हैं। तो कर्मचारी चाहते हैं यहाँ पे कि हमें निर्देश दिए जाए कि आपको ये कार्य करना है, वो खुद से कोई भी कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत वाई कहता है। तो सिद्धांत वाई क्या कहता है? सिद्धांत वाई कहता है कि कर्मचारी आत्मनिर्देशित होना चाहते हैं कि हम खुद से ये कार्य कर सकते हैं, खुद से वो प्रेरित होकर कार्य को अपने अनुसार, ठीक है, सही ढंग से करने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्रमबद्धता का प्रतिपादन किया है। तो इसका प्रतिपादन आपके मास्लो ने किया है। हर्जबर्ग के अनुसार कौन सा अभिप्रेरक है? तो हर्जबर्ग के अनुसार कार्य संरचना जो है ये आपका अभिप्रेरक घटक है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है ट्रेनिंग का? तो ये है कि ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना, सूचना प्रदान करना और दृष्टिकोण बदलना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। तीनों आपके गलत कथन है और एक आपका सत्य कथन है। तो इसमें कार्य समृद्धि में उत्तरदायित्व बढ़ता है, तो ये आपका सत्य कथन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य घटक है। तो आरोग्य घटक क्या है? ये प्रस्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिप्रेरक घटक है। तो अभिप्रेरक घटक क्या है? ये मान्यता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औद्योगिक संबंध की प्रकृति। तो औद्योगिक संबंध की प्रकृति आपकी सहयोग और संघर्ष का मिश्रण मूलक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है। तो औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ श्रम प्रबंध संबंधों का विकास करना, औद्योगिक शांति बनाए रखना और औद्योगिक जनतंत्र का विकास करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम संघ है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम संघ है। तो श्रम संघ आपका समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने वाला समूह है और सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और सशक्त संगठन केंद्र है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के पिछड़ने का कारण है। तो पिछड़ने का कारण क्या है? कारण है मजदूरों का नेतृत्व भारी रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण है। तो औद्योगिक जो विवाद है इसका मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक विवाद का मुख्य कारण है यहाँ पे मजदूरी बढ़ने की मांग और रोजगार संबंधी सुविधाएं बढ़ाने की मांग। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। तो न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है वो आपका 1947 में पारित किया गया था। रीडिंग इन एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके एम ब्लूम है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान की प्राचीनतम पद्धति क्या है? तो मजदूरी भुगतान है इसकी जो प्राचीनतम पद्धति है वो आपकी है समयानुसार मजदूरी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समयानुसार मजदूरी प्रणाली में क्या किया जाता है? मजदूरी की राशि की गणना करना सरल होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली का प्रयोग करने से क्या होता है? कार्यानुसार मजदूरी जो प्रणाली है इसका प्रयोग करने से कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली का प्रयोग करने से यहाँ पे प्रति इकाई जो श्रम लागत है वो निश्चित रहती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो रहेगा। द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री के लेखक निम्न में से कौन है? तो द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक आपके JSC ब्राउन है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हौसले प्रव्याजी योजना का प्रथम प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रथम प्रयोग है वो किया गया है इसमें श्रमिकों को नियोक्ता से कम लाभ मिलता है। प्रथम प्रयोग है किया गया है। तो प्रथम प्रयोग आपका इसका कनाडा में किया गया है। सॉरी मैंने नीचे वाले को ऑप्शन देख लिए। तो प्रथम प्रयोग इसका कनाडा में किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हेस्ले प्रव्याजी के संबंध में सत्य कथन की आपको जांच करना है। तो सत्य कथन आपके पास में है जो हेस्ले प्रव्याजी जो का जो संबंध है वो सत्य कथन है। तो सत्य कथन आपका रहेगा इसके बारे में। तो इसके बारे में सत्य कथन है कि इसमें श्रमिकों को नियोक्ता से कम लाभ मिलता है। ये इसका सत्य कथन है। बाकी 3 कथन आपके गलत हैं। रोवन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो रोवन योजना का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1901 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर की विवादात्मक कार्यानुसार जो दर योजना के संबंध में सत्य कथन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए। कभी कभी गलती मेरे से भी हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी जो होते हैं ऑथेंटिक आंसर की कभी कभी उनमें भी टाइपिंग एरर आ जाता है, क्योंकि जो टाइपिंग है वो इंसानों द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर टेलर के विवादात्मक जो कार्यानुसार दर योजना के संबंध में जो सत्य कथन है वो उच्च दर निम्न दर से 1.5 गुनी होती
जाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेंट बोनस योजना में, तो गेंट बोनस योजना में क्या किया जाता है? श्रमिकों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जाती है। गेंट बोनस योजना में श्रमिकों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जाती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिक योजना श्रमिकों को वर्गीकृत, एक सेकेंड, मेरिक योजना श्रमिकों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें श्रमिकों को कितने 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उत्पादन प्रव्याजी योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो इस योजना के जो प्रतिपादक हैं वो आपके प्रिस्टमैन इसके प्रतिपादक हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा अपनाई गई मजदूरी भुगतान योजना क्या है? तो मजदूरी भुगतान योजना यहाँ पे रहने वाली है, कौन सी रहने वाली है? यहाँ पे न्यूनतम पारिश्रमिक योजना यहाँ पे रहने वाली है। बी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोबल व्यक्तियों का समूह में पाई जाने वाली वह मानसिक भावनात्मक स्थिति है जो उनकी सहयोग करने की रुचि का निर्धारण करती है। तो करेक्ट आंसर आपका फिलिप्पो है। इस कथन का आपका पूछा गया है कि किसने कहा है, तो फिलिप्पो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिटेज एंड इट्स एल्यूवेशन के लेखक हैं, एवेल्यूएशन के लेखक हैं। तो यहाँ पे लेखक पूछा आपसे कौन है इसके लेखक, तो इसके लेखक आपके एल लेमार्ड एंड केंटजेल इसके लेखक हैं। डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके जे.एल. हेंस इसके लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाभ भागीता समिति का गठन किया गया है। लाभ भागीता जो समिति है इसका गठन किया गया है आपका 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है कि सहभागिता को में लाभ भागीता व प्रबंध भागीता दोनों सम्मिलित है? तो इस कथन का जो ये कथन जो कहा गया था वो आपका चैपमैन के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंगेलवुड क्लिप्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके फिलिप बी एंड वाइट इसके लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मनोबल एक मानसिक भावनात्मक स्थिति है जिसके कार्य रुचि प्रभावित होती है, जिससे कार्य रुचि प्रभावित होती है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आपका कहा गया है जूसियस एंड स्लेंडर के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोनस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो बोनस आयोग जो है इन्होंने अपना जो प्रतिवेदन है वो 1964 में प्रस्तुत किया था। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हमारा मनोबल का मूल्यांकन किसकी औपचारिक विधि क्या है? मनोबल का मूल्यांकन करने की औपचारिक जो विधि है वो क्या है? तो वो आपकी सम्मित सर्वेक्षण और प्रश्न वाली और धारण माप, ये सभी इसकी औपचारिक विधियां हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है बोनस भुगतान अधिनियम पारित किया गया था। तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था कि बोनस भुगतान अधिनियम कब पारित किया गया था। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करवाएं। और एचआरएम की एक दिन रिवीजन सीरीज ज़रूर से आएगी, वो सभी से प्रॉमिस है मेरा। एचआरएम का जो आपका यूनिट है और मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी जहाँ तक पॉसिबल होगा, कुछ टॉपिक्स आपके हैं वो ऑलमोस्ट सारी यूनिटों के मैं कवर करूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए। इस प्रकार से हमने 210 क्वेश्चन कवर कर लिए टोटल 3 क्लासों में। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी हम कवर करेंगे टोटली क्वेश्चन 300 प्लस क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो 300 प्लस क्वेश्चन आपके यूनिट 3 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रिवीजन क्लास ये मेरे द्वारा चलाई गई हैं। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे पेपर सेकंड की भी इसी प्रकार की क्लास लाई जाएगी और उसमें PYQ पेपर्स वगैरह सारे कुछ मैंने मैनेज कर दिए हैं। जल्दी उसकी भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। और पीछे वाले वीडियो की याद प्ले लिस्ट देख लीजिए, पेपर फेस्ट की प्ले लिस्ट चैनल पर प्रोवाइड है। बाय बाय, टेक केयर।